आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हाथ मिलाएं, मुल्क बचाएं और कमेटी का झगड़ा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। दुनिया में जहां भी इलेक्शंस होते हैं वो मुल्क और इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमातें अपने डोमेस्टिक मसाइल और अपनी कारकर्दगी पर ही बात करती हैं। हाल ही में पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए और यहाँ भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मईशत और महंगाई ही सियासत और इलेक्शन का मौजू रही। लेकिन हमारी इलेक्शन मुहिम कभी वोटों के लिए हिंदुस्तान की मोहताज नहीं रही। इस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं और खुद को दुनिया का मकबूल लीडर समझने वाला नरेंद्र मोदी इन इलेक्शंस में जीत के लिए पाकिस्तान का मोहताज है। वो इलेक्शन मुहिम में कभी मुसलमानों को घुस बैठिए कहता है तो कभी उनको दहशतगर्द करार देता है। कभी नरेंद्र मोदी कांग्रेस को मुसलमानों और पाकिस्तान का साथी कहकर जहर उगलता है तो कभी फरमाते हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हिकड़ी निकालकर उसको आटे की लाइनों में खड़ा कर दिया है। मोदी साहब, अगर आप वोट लेने के लिए पाकिस्तान के मोहताज हैं ना तो सच में आप काबिल रहम हैं। मोदी जी, अब सुन लें, ये वही पाकिस्तान है जिसने 65 में आपकी सारी हेकड़ी निकालकर खाक चाटने पर मजबूर कर दिया था। ये वही पाकिस्तान है जिसने कारगिल में तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दी थी। ये वही पाकिस्तान है जिसने तुम्हारे भेजे हुए जासूस कुलभूषण को पकड़कर तुम्हारी हेकड़ी निकाल दी थी। आप लोग इस कुलभूषण को वापस लेने के लिए आलमी अदालत तक चले गए थे ना, लेकिन वो खित्ते में दहशतगर्द मुल्क के बाशिंदे के तौर पे आज भी पाकिस्तान के पास है। मोदी साहब, ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाफ पुलवामा के बाद आपने रात के अंधेरे में सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ तराशा और जवाब में हमने अभिनंदन को जहाज समेत गिराकर आपकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी। मोदी साहब, आप पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालेंगे? आपका तो पूरा मुल्क ही दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर टॉयलेट कहलाता है, जहां आधी आबादी टॉयलेट की सहूलत से महरूम है। तुम पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालोगे? तुम्हारे अपने मुल्क में करोड़ों लोगों को रहने के लिए छत में असर नहीं और उनकी नस्लों की नस्लें फुटपाथ पर पैदा होकर वहीं मरने पर मजबूर हैं। तुम पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालोगे? तुम्हारे मुल्क में गुर्बत की वजह से किसानों और मजदूरों की खुदकुशियों की शरह दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। तुम पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालोगे? तुम्हारे अपने मुल्क में पंजाब के किसान महीनों से एहतजाज पर हैं और तुमने उन पर पुलिस और फौज को छोड़ रखा है ताकि ये तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखा सकें। तुम पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालोगे? तुम्हारी हेकड़ी तो कश्मीरियों ने निकाल दी है, जहां तुमने 5 साल से इंटरनेट बंद कर रखा है, अपनी फौज से जुल्म करवा रहे हो, वहां गवर्नर राज लगा रखा है, वहां तुम 6 साल से इलेक्शन करवाने की हिम्मत नहीं कर सके। निहत्ते कश्मीरियों को पैलेट गनों से जख्मी करने के बावजूद तुम उन्हें झुका नहीं सके हो। तुम पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालोगे? तो मोदी साहब, पाकिस्तान से पहले अपने घर की खबर लीजिए, जहां 40 से 50% लोग गुर्बत के कीचड़ में जिंदा रहने पर मजबूर हैं। हाँ, पाकिस्तान में मसाइल हैं, लेकिन उनकी वजह ना आप हैं और ना ही आपकी इतनी औकात कि आप हमें मसाइल से दो चार कर सकें। हमारे मसाइल की वजह तो वही हम खुद हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा और हमारे सियासतदानों को एक मेज पे बैठना पड़ेगा। अब क्या हम अपने मसाइल के लिए ऐसा कर सकते हैं? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं पीपल्स पार्टी की एमएनए हैं शैला रजा साहिबा और पीएमएलएन के एमएनए हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। अच्छा दानियाल चौधरी साहब, जरा बाकी इशूज़ भी शामिल करेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक इशू पे ज़रा आप सबसे ज़रा ज़रूर थोड़ी सी बात कर ली जाए और वो इशू ये है कि कौमी असम्बली की जो कमेटियाँ हैं उसके हवाले से तो ये पीपल्स पार्टी यानी कि ये कह लें कि हुकूमत और अपोजिशन के अंदर एक फार्मूला डिसाइड हो गया है कि 26 कमेटियों की जो चेयरमैनशिप है वो गवर्नमेंट के पास होगी और 11 की अपोजिशन के पास होगी और चेयरमैन ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये अपोजिशन यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेगी। तो ये जो फार्मूला है ये हतमी है, ये फाइनल है और ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ही मिलने जा रही है सर? देखें जी, अभी तक इसके ऊपर फाइनल फैसला नहीं हुआ। इसके ऊपर बैठ के पीपल्स पार्टी के साथ फिर एक और मशावरती सेशन शायद हो इस पे और फिर फाइनली डिसाइड होगा। लेकिन जाएगी ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन की किस पार्टी को जाएगी वो फिर डिसाइड किया जाएगा। और जहाँ तक और कमेटीज का है वो एज पर द नंबर्स ऑफ मेंबर्स उनको ड्यू शेयर अपना मिलेगा। तो वो ऑपोजिशन की पार्टी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है ना और पार्लियामेंट के अंदर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसी को जाएगी ना फिर? जी तो जी जाएगी ऑपोजिशन की किसी भी पार्टी को, लेकिन वो फिर देखा जाएगा कि देखें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डिटरमिन करने की है कि इनका सीरियसनेस, ठीक, अच्छा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और नॉर्म्स को आगे चलाने का जो संजीदगी है
और उसको किस तरह चलाएंगे। तो अगर तो ये संजीदा हैं, चीजों को आगे चलाना चाहते हैं, इनके एटीट्यूड एप्टीट्यूड से पता चलेगा। तो ये सारी चीजें ये सारी चीजें क्योंकि कुछ खबरें चली शेर अफजल मरवत नहीं होगा जी, शेर अफजल मरवत का नाम जब सामने आया तो क्या ये सारी चीजें आपने उस वक्त सोची, चूंकि कहा जा रहा है कि उनका नाम सामने आने के बाद फिर हुकूमत ने ये फैसला किया कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो हुकूमत अपने पास रखेगी। अब तो वैसे हामिद रजा साहब नाम भी सामने आ गया, तो इनके नाम पे तो एतराज नहीं होगा। देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है और ये किसी संजीदा शख्स के पास जानी चाहिए जो इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी सिग्निफिकेंस को समझता भी है और जानता भी है और उसको पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को समझते भी हैं। ऐसे पैराशूटर्स जो सिर्फ गाली गलोच, नफरत, तफरीक की वजह से पार्लियामेंट में आए हैं, आई थिंक शायद हामिद रजा साहब के नाम पे तो एतराज नहीं होगा आपको। हेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, मैंने फिर कहा कि ये मेरा फैसला तो नहीं है। ये फैसला पीपल्स पार्टी का और हमारा और जो जमात के लोग हैं उनका मिलके होगा। तो इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह नाम फाइनल कर लिया अभी तक फैसला नहीं हुआ है। हामिद रजा साहब, आपको पता है ना, पाकिस्तान में जब कोई अहम ओहदा होता है तो वो एक अनार और 100 बीमार वाली सूरत हाल होती है। अब ये पीटीआई के अंदर से ही निकल के 2 नाम सामने आ गए हैं, एक आपका है, एक शेर अफजल मरवत का है। खान साहब ने दोनों में से किसका नाम दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर वेरी मच जी फॉर हैविंग मी। परस बीबी, मैं इससे पहले एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं जी कि हमारी पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के, उनसे पार्टी की तरफ से एक हदायत थी 15 दिन पहले से कि आप क्योंकि एक मेंबर नेशनल असेंबली एट अ टाइम 3 कमेटीज़ का मेंबर हो सकता है, आप अपनी प्रायोरिटाइज करके तो 3 की लिस्ट भिजवा दें। आई बिलीव आई एम द ओनली वन अलॉन्ग विद उमर अयूब साहब शायद कि जिसने उन 3 कमेटियों के लिए भी अपना नाम नहीं दिया। मैं मेंबर भी नहीं बनना चाहता, तो चेयरमैन बनने के लिए पहले आपको मेंबर बनना पड़ता है। दूसरी चीज़, मेरे लेटर हेड के ऊपर ही लीडर ऑफ द अपोजिशन, चीफ है, पार्लियामानी लीडर, उनका तकर्रुर हुआ और उनका होना है। तो अगर मुझे चाहिए तो खान साहब मुझे इनकार नहीं करेंगे। मैं 10 दिन पहले उनसे मिल के आया हूँ। 6 लोग साथ थे, रऊफ हसन साहब थे, आतिफ खान साहब थे, शिबली फराज साहब थे। आई डिडंट इवन टॉक टू हिम ऑन दैट इशू। ये मेरी मुलाकात के बाद की एक डेवलपमेंट है कि कुछ लोगों ने मेरा नाम दिया। मैं कैटेगराइज करके आपको बता रहा हूं। समझी कि ये आपकी ख्वाहिश नहीं है, आप भी कह रहे हैं कि ये खान साहब ने अपनी मर्जी से आपका नाम दिया है। कुछ लोगों ने खान साहब को कहा कि ये 3-4 नाम है, खान साहब ने कहा कि हाँ मैं दिस फाइनल। अच्छा, उसमें मैं अब आपको अर्ज कर देता हूँ कि मेरी ख्वाहिश के बगैर, मुझे बताए बगैर ये नाम दिया गया था और आई एम स्टिल नॉट विलिंग फॉर दिस। उसकी रीज़न ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ी है और इसके अंदर बाज़ इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिसके ऊपर बहरहाल आपको या आप स्टैंड ले जाते हैं या फिर आप कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। मेरी तबीयत में कंप्रोमाइज़ स्टंट्स की हद तक नहीं होता, बाकी चीज़ों को बेहतर रखने के लिए मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करता हूं। शेर अफजल मरवत सौदे के लिए ठीक है आपके ख्याल में? तो खान साहब का फैसला, जो भी फैसला तो खान साहब के फैसले पे तो आप दोनों कहते हैं कि जो खान साहब फैसला करेंगे हम दोनों वो कबूल करेंगे। नहीं, उन्होंने आपका नाम दे दिया तो आप कह रहे मैं लेना नहीं चाहता। मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ आज भी अगर कहेगी कि आपका नाम फाइनल है तो आई विल नॉट टेक इट खान साहब की बात भी नहीं मानेंगे until and unless I will see खान साहब। और फिर मैं इस इशू के ऊपर खान साहब से 2-3 चीज़ें डिस्कस करूंगा। खान साहब वो अप्रूव करते हैं तो then I'll consider it, otherwise I'll apologize। मेरे मकसद आप मुझे ये बताएं, 83 MN का मैं हेड हूँ, मेरे पे उस बंदे ने एतबार किया। मैं इस मुश्किल वक्त में अच्छा, मेरा मिजाज भी ये नहीं है, दिस इज़ अगेंस्ट योर ग्रेस एंड अगेंस्ट योर क्लास कि मेरा जिस ख़ानदान से ताल्लुक और फॉर एनी रिस्पेक्टेबल पर्सन कि आप अपने दोस्त के क्राइसिस में काम आए हों और उस वक्त आप टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ या शराइत के साथ बात करें। तो दैट वाज नॉट माय डिमांड। मैंने कोई लॉबिंग नहीं की, मैंने कोई नाम नहीं दिया। आप उनसे मिलेंगे तो आप स्टिल आई विल टॉक टू हिम और मैंने मेरे जहन में 2-3 चीज़ें हैं, उसके बाद आई विल बी एबल टू कमेंट ऑन इट। एट प्रेजेंट मेरी ना किसी हुकूमती वजीर से ना मेरी किस पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर किसी से ना मुलाकात हुई है, ना लॉबिंग हुई है, ना मेरा मिजाज। ना हुकूमत ने ये फैसला अभी तक किया है फाइनल और ना ही इसका मतलब फिर आप लोगों की तरफ से अच्छा, मैं फाइनल हुआ एक चीज़ अगर आप मुझे इजाज़त दें ऐड ऑन कर दूं। कमेटियों का फैसला हुआ गुज़श्ता से व्यवस्था रोज़ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर 11 अपोजिशन को मिलनी है, 10 हमें मिलेंगी, 1 JUI को मिलेगी।
अच्छा, अभी कमेटियों के हवाले से हमने अपने मेंबरान के नाम नहीं दिए। जाहिर है मेंबर में से ही एक आना है चेयरमैन, हमने मेंबर के नाम नहीं दिए और पता नहीं किसने पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया कि नाम चले गए हैं, नाम भिजवा दिए गए हैं। कह रहे हैं अच्छा, उनका नाम दिया आई डोंट नो, मेरे पास जब नाम आया था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, कंफ्यूजन को दूर कर देना। पहले भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से वो कहीं शफात कर चुके हैं और आपने फिर उस पर ट्वीट भी किया था यार, फिर उन्होंने वजाहत कर दी थी, तो मुझे ना छेड़ना, फिर उन्होंने वजाहत कर दी थी। ठीक, शैला रज़ा साहिबा, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है, जो सरबराही है, ये अपोजिशन को देने की जो रिवायत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही डाली थी। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और चौधरी निसार अपोजिशन लीडर थे और उन्हीं को पीएसी की फिर चेयरमैनशिप दी गई थी। आप समझती हैं कि ये रिवायत जो है ये बरकरार रहनी चाहिए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास ही ये ओहदा जाना चाहिए? अच्छा, पहली बात यह है कि रिवायत नहीं थी, COD हुआ था, उसमें दोनों बड़ी पार्टीज ने ये तय किया था कि पब्लिक अकाउंट्स हम कमेटी जो है हम ऑपोजिशन को देंगे। उसके अलावा भी 26 पार्टीज उसकी सिग्नेटरी हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, एक मिनट, जहाँ तक बात है PTI जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लेवल के साथ है, गो के बेचारे बहुत ही मेरा मासूम भाई है, तो मासूम इतने नहीं है ये लगते हैं, असल में नहीं, हमारा बड़ा पुराना कराची वाला ताल्लुक और बहुत अच्छा ताल्लुक है हमारा। और तो उन्होंने हमेशा इसका मजाक उड़ाया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जी, और उसको बिल्कुल उन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके नाम रखे। तो मैं नहीं समझती कि जिस जगह, जिस माहिदे का उन्होंने मजाक उड़ाया, जिस चार्टर का, अब उसको उनको हिस्सेदार बन के सामने आना चाहिए। तो हमारी मर्जी है कि हम उन्हें दें। तो रिवायत तो पढ़ चुकी है ना, रिवायत ये थोड़ी है कि जो हमें बुरा कहे उसे भी दो। अच्छा। ये अभी हो सकता है पार्टी सोचे वो जो भी हो, लेकिन जो हमें तस्लीम नहीं करेगा उसको थोड़ी सोचेंगे। अच्छा, अगर हामिद रजा साहब का नाम अगर सामने आ जाए, उन्होंने भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के हम बात करेंगे, हामिद रजा साहब का नाम भी सामने आ रहा है, अगर इनका नाम सामने आता है तो क्या फिर एतराज हो सकता है आपको, या शेर अफजल मरवत की तरफ से ये एतराज है कि आप ना ही करें मेरे नाम पे, ये ना हो के बाद में मेरे पे कंप्रोमाइज का मसला शुरू हो जाए? आप नहीं करना चुके कॉम्प्रोमाइज। पार्टी में जहां ये फैसला होगा मैं वहां नहीं हूँ, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से बात कह रही हूँ कि भाई जिस पार्टी ने हमेशा इस चार्टर को गलत समझा, बुरा कहा, तज़यीक की, वो क्यों इसमें हिस्सेदार, उसके बुनियाद पे हिस्सेदार बन रही है किसी चीज़ की? ठीक, तो लगे रही ओहदा भी फिर हो सकता है हुकूमत के पास ही रहे। फिर दानियाल चौधरी साहब आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आज भी इनका एहतजाज था, लोग निकले नहीं निकले, कितने निकले, इससे कतई नजर ये एहतजाज दर एहतजाज का सिलसिला ही हम देखते रहेंगे, चलता रहेगा, या हुकूमत इसका कोई हल भी निकालना चाहती है? देखें, हम तो इनको समझा रहे हैं कि आज जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट है, अगले पिछले 5-7 दिन पहले जो आया, उसने एक चीज तो डिसाइड कर दी, और वो ये क्या है कि जितने भी फेंस सिटर्स हैं उन्होंने अपना फैसला दे दिया क्लीन स्वीप के, और उन्होंने ये कहा कि मुनाफिकत की, नफरत के बयानिए के साथ हम नहीं खड़े हुए, ठीक, हम जलाओ घिराओ के बयानिए के साथ नहीं खड़े हुए। अब इनको ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए कि आईनी तरीके के साथ आपको चीजें मिलेंगी और वो आईनी इदारों के अंदर रहकर मिलेंगी। अगर आप देखिए, मैंने आपको वही कहा ना कि फेंस सेटर्स जो थे, जिन्होंने कोई ऊपर नीचे जिनका कोई व्यू इधर उधर भी था, उन्होंने अपना फैसला दे दिया है, और वो उन्होंने फैसला ये दिया है ओवरऑल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वही जमात है जिसने इस मुल्क में डिलीवर किया है, जिसने पंजाब में रीमर्जिंग पंजाब को खड़ा किया है, जिसने पाकिस्तान में बार बार डिलीवर किया है। और आज जो जमातें हुकूमत में बैठी हैं, इन्होंने 16 महीने उन लैंड माइंस का मुकाबला किया, उन लैंड माइंस को फेस किया जो इमरान खान साहब और उनकी जमात फैला के गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ। और आज उनको अपने मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान डेवलप हो रहा है, री इमर्ज हो रहा है, आज महंगाई शरह में बेहतरी आ रही है,
कमी हो रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट अपनी हाईएस्ट पॉइंट के एक तरफ ऊपर है। आप कहते हैं कि जी बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, आप मौशी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाने की भी अभी भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, मईशत की सूरत हाल भी इस वक्त आपके सामने है। मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से ये कोई इम्कान है कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं या कोई बातचीत की जा सके? बिजनेस कम्युनिटी भी अब आपको यही मशवरा दे रही है। जो आरिफ हबीब साहब है उन्होंने वज़ीर आज़म से यही कहा ना कि एक हाथ पड़ोसी ममालिक की तरफ बढ़ाएं और एक हाथ अडयाला जेल के कैदी की तरफ बढ़ाएं। हम हर उस जमात से बात करने के लिए तैयार हैं जो संजीदा है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम उनको इजाजत दें कि अपने दिफाई इदारों को वो गालियां दें, अपने सिपा सलारों को गद्दार कहें, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन्स करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि हम उनके साथ बैठें। ये नहीं हो सकता कि वो हमें मौके दिखाकर हमें ये कहें कि हम जो है इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे, हम पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे और हमें 1971 की जी देखिए सियासी बयान नहीं होता, ये लोगों को इश्तियाल, इन्हीं सियासी बयानों की वजह से आज लोगों के बच्चे 9 मई के वाकयात में जेलों के अंदर हैं। इन्हीं सियासी बयानों की वजह से आज जो लोगों के बेटियां हैं वो मसले और मसाइल चीजों को फेस कर रहे हैं और जबकि इनके अपने लीडरान उनको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे जब आप सियासी बयान देते हैं तो उससे इश्तियाल फैलता है, उससे लोगों में नफरत तफरीक की जो लहर है। मैं इसका जरा जवाब दे दूं, क्योंकि फिर पीटीआई कहती है कि कई इल्जामात आप लोग भी लगाते हैं, चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, और फिर आपने निजी जिंदगी जो इमरान खान की उसके ऊपर भी आप लोगों की तरफ से इल्जामात लगाए गए। तो अभी बताइएगा कि क्या ये रवैया भी दुरुस्त था? हामिद रजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान ने बुनियाद 25 अप्रैल 1996 में रखी थी और आज 26 अप्रैल है, तो 28 साल मुकम्मल हो गए हैं और इमरान खान मुसलसल इसमें एक एहतजाजी मूड में ही नजर आए हैं। इवन जब वज़ीर आज़म बने तब भी कहा जा रहा था कि वो अपोजिशन मूड से बाहर ही निकलते नजर नहीं आ रहे। अब फिर आपने एक और एहतजाज शुरू कर दिया, जो बात अभी दानियाल भी कर रहे थे। तो सर कि क्या इतने अरसे में आपको नहीं लगता कि पीटीआई से आप लोगों से भी कोई गलतियां हुई होंगी कि अभी तक अपने मकासद नहीं हासिल कर सके जिसके लिए पीटीआई बनी थी? अच्छा, मैं ना जी मेरे मुस्लिम लीग नून के जो साथी हैं इन्होंने बाई इलेक्शंस में अवाम का जो फैसला हमें समझाने की कोशिश किया, उसमें मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपको अर्ज कर देता हूँ। फयाज चट्ठा साहब हैं हमारे वजीराबाद से, ये सीट हमने नेशनल और सूबा दोनों में लड़ी थी। अहमद चट्ठा साहब जीते थे और उसके बाद उन्होंने सूबाई की सीट छोड़ी। 60,000 वोट लिया है उसने बाई इलेक्शन में, और जनरल इलेक्शन में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा लाहौर से 22,000 वोट लेके जीती हैं। वी नॉट टॉकिंग अबाउट कि उन्होंने ज़िमनी में 22,000 लिया, उन्होंने जनरल इलेक्शन में 22,000 लिया है और हमारा कैंडिडेट बाई इलेक्शन में 60,000 वोट्स ले रहा है। अब मैं आपको अगला फ़र्क बताता हूँ। जो लोग इंतखाबात लड़ते हैं, मेरा तीसरा इंतखाब है, मेरे वालिद ने 6 इंतखाब लड़े, 5 अल्हम्दुलिल्लाह उसने जीते। हमें पता है 10 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया था और मूसा इलाही साहब का वोट था 22,000 सूबाई असेंबली की सीट पे। मुझे 10 पोलिंग स्टेशनों से किसी बंदे का वोट 22,000 आप निकाल के दे दें, मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तीसरी चीज़, ये जो भाई हम समझा रहा है ना कि अवाम के मिजाज की समझ आ जानी चाहिए, यही बात कहीं जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह को भी समझा लेना, जो इस इलेक्शन के ऊपर खुद अपनी बातें कर रहे हैं। वो इन्हीं की पार्टी के हैं, वो तो पीटीआई के नहीं है, उनका ताल्लुक तो पीटीआई से नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा एक तो इदारों के खिलाफ जो बयानबाजी और उससे इश्तियाल फैलता है, मेरा ख्याल है एक सरबराह थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया, जजों को गिरबाने से पकड़ के बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने मुंबई बम अटैक्स का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे दिया। फिर उसके बाद डॉन लीक्स हो गई। फिर उन्होंने फरमाया पुलवामा अटैक के ऊपर हमारे आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी और माथे पर पसीना था। अच्छा, मुझे नहीं पता ये बयानात कौन से तमगे की मद के अंदर आते हैं, यानी ये लोग। और फिर एक सब मसूफ ऐसे भी थे जो जलसों में खड़े होकर आल्दो के वो बाहर से खिताब करते थे, वो फरमाते थे नहीं वो कहते थे फलाना चीफ सुन ले, फलाना डीजी सुन ले, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। इश्तियाल दिलाने की बात अगर हमें वो बंदा समझाए जिसने माजी में इश्तियाल ना दिलाया हो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये नाम है समझाए कम से कम बाहर निकले आपके ख्याल में? क्योंकि अभी तक इलेक्शन के बाद हमने इतना बड़ा कोई इज्तिमा नहीं देखा कि हुकूमत के लिए कोई थ्रेट हो या ये सूबाई असेंबली के लेवल के ऊपर और यूसी लेवल पे एहतजाज रखा था। अभी मैं आपको बताता हूँ, आज हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश की कौमी असेंबली सेनेट में, सॉरी, और दूसरी साइड पे क्या हो रहा था, फैसलाबाद से चंगेज खान काकड़ मेरे साथ वाले हल्के से एमएनए वो गिरफ्तार, शेख शाहिद जावेद गिरफ्तार, हसन ज़का न्याजी गिरफ्तार, हमारे 7 MP और 7 फैसलाबाद से गिरफ्तार। मकसद है
मैं अब नहीं कहना चाहता, बट मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो फिर आपका रवैया संजीदा नहीं है और आप दोगला काम कर रहे हैं। वो भी अभी तक इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ पे इल्जामात लगा रहे हैं ना, संगीन किस्म के। अच्छा खान साहब, अच्छा मेरी सुन लें, मुझे सिर्फ ये बता दें हामिद रज़ा साहब कि खान साहब पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये जो जमातें हैं इससे मुज़ाकरात क्यों नहीं कर सकते? या आप समझते हैं कि बस अभी भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो ऑफर आए मुज़ाकरात की उसका उनको इंतजार करना चाहिए? मुज़ाकरात का एक तरीकाकार होता है। मुज़ाकरात के लिए एक एजेंडा तरतीब दिया जाता है, उसके बाद नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैं कह दूं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत कह दे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और बाहर से लीडरान की बयानबाजी कुछ और चल रही नहीं है। इनके पास ना इख्तियार है और ना ही मैंडेट है। वो तो आज भी शहरयार आफरीदी ने बात की फौज की, तो वो अफवाज पाकिस्तान के बता तो दिए मैंडेट इनके पास नहीं है। हुकूमत चलाने के इक़दाम तो वो कर रहे हैं। नहीं मेरी बात सुने ना, मुझे आप ये बताएं, आज जिस प्रोग्राम में हमारे फौज के सरबराह खिताब फरमा रहे थे, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? हुकूमत वक्त का काम था, आपके दौर में नहीं होता था देना, ये गलत था। अगर होता कौन जाता था सऊदी अरब? अगर होता, मैं ऑन रिकॉर्ड, मैंने आपके प्रोग्राम में भी उस वक्त कहा था, इफ यू रिमेंबर, जो चीज गलत हमारे दौरे हुकूमत में हुई है मैं उसे जस्टिफाइड नहीं कर सकता, वो गलत है। ठीक है, वो गलत है, वो भी गलत था, जो अब हो रहा है वो भी गलत है। देखिए इदारे जब अपनी हदूद से बाहर निकल के खेलते हैं तो वहां पर आकर प्रॉब्लम होता है। 2018 में इल्जाम लगता है कि आपको इमरान खान को यही इदारे लेकर आए थे हुकूमत में, वो भी गलत था। मुझे तो हराया नहीं, मैं उस बारे में सवाल कर रही हूं, वो गलत बात थी आपके ख्याल में? मुझे तो हराया था, मैंने तो उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक मौसूफ के खिलाफ जिसका खमियाजा मुझे 4 साल भुगतना पड़ा था और मुझे पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ा। तो मैं तो इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, हम अपने माजी से नहीं निकलते, हम अपने माजी से नहीं सीखते, बाहर नहीं निकलते। चलिए सर, मैं पूछती हूँ, पीपल्स पार्टी से अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे। उसकी चढ़ाई से मुराद ये आके धरना दे के बैठेंगे हमारी पार्टी में, डिस्कशन हो रही है। को इस तरह की धमकी देना चाहिए। उन्होंने कहा इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, कब्जा करेंगे, इमरान खान को छुड़ा के लेके जाएंगे। इस तरह मफाहमत होगी। जब सूबे के सरबरान वो इफ्तिखार चौधरी के लिए वो तरीके निकाल रहे थे और उस वक्त सारा कुछ कर रहे थे, उस वक्त जायज था। अब अगर वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर आकर धरना दूंगा, ये लॉन्ग मार्च, अच्छा या तो आप आइन में लिख दें, कानून में देख लें कि धरना देना, लॉन्ग मार्च करना गैर कानूनी है, तो भाई हम मैं उससे कब्जे के वर्ड से मुराद ये है कि ही मैं उस मीटिंग में था, मैं परसों रात 2 दिन धुआंधार मैं परसों रात उस मीटिंग के अंदर था ना। अच्छा, उसने कहा खान को लेके जाएंगे। अब लोगों ने उसका ये परसेप्ट किया हम जेल तोड़, बट जेल कौन कहता है हम तोड़ के लेके जाएंगे यार? वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, वो कोई एक आम आदमी नहीं है, वो एक आम लीडर नहीं है। तो इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया जाए, आप समझते हैं इस तरह के बयान देने की कोई हैसियत नहीं है, वैल्यू नहीं है? नहीं, उन्होंने जो बयान नहीं, बात जैसे आज शबीर साहब ने कहा कि सियासी बयान था ये। नहीं, मैं सियासी नहीं कहता। पार्टी में लॉन्ग मार्च के ऊपर प्रेशर है, वो गैर सियासी हो चुके हैं। पार्टी में लॉन्ग मार्च पर प्रेशर है, इस्लामाबाद धरने में आने पर हमारे ऊपर प्रेशर है। उसने वो इस तनाजुर के अंदर बात की अली अमीन साहब ने वगैरह। देखें, अगर कोई बंदा रियासत से टकराने की बात करेगा, सबसे पहले मैं मुखालफत करूंगा। पहले आपके और मैं लास्ट बात आपको अर्ज कर दूं, मैं अपने इस भाई को ये बता दूं, मैं वो बंदा हूं पाकिस्तान में जो 9 मई की पता नहीं कितनी FIR में मुलव्वस है, और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि मेरा मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करें। जब पाकिस्तान में कोई नहीं मांगता ये डिमांड, मैं कहता हूं मेरा मिलिट्री कोर्ट ट्रायल करें, लेकिन मुझे ये ना समझाएं कि इदारों से या फौज से मोहब्बत क्या होती है। मैंने अपने बाप समेत अपने जमात के 180 लोगों की लाश दी है। आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी लाशें दी हैं शुरू से। बात अभी मैं जरा मुफाहमत की भी करती हूँ, लेकिन जो इनका एहतजाज था, आप समझती हैं कि PTI लोगों को, अवाम को निकालने में कामयाब हुई है, या फिर इनके इस एहतजाज की कॉल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है? KPK की बड़ी एग्जाम्पल देते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ तो हुकूमत है। कराची जलसे की इजाजत दे दें 5 को, हाँ वो भी नहीं मिल रही आपको, 10 की फैसला बात। अच्छा, अब देखिए कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक़ है, और मेरी पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी लंबी जद्दोजहद है। ज़रूरी नहीं है कि हर जद्दोजहद में और हर मुजाहरे में बहुत सारे लोग हों। असल बात ये होती है कि आपकी बात रजिस्टर हुई तो, लेकिन ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़ुद समझना होता है कि हम शाहरा ब्लॉक करेंगे तो जहाँ से हमारे नाक ख़त्म होती है वहाँ से दूसरे के राइट्स शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन बर्दाश्त होता है, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं। अब देखें, बात यह है कि इलेक्शन हुआ, सबसे ज़्यादा सीट आज़ाद जीते, जिनको आप कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। आवाम का मैंडेट सामने आ गया है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुल्क के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा और आवाम उनका हल चाहती है। तो आप जो एहतजाज हो रहा है,
जिनको एहतजाज करना है एहतजाज करें, जिन्हें असेंबली के बिजनेस में काम करना है वो असेंबली का बिजनेस करें, जिनको एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, जिनको बातचीत का मैंडेट है उन्हें बातचीत करनी है। लेकिन एक बात डिसाइडेड है कि जब भी बातचीत की गई तो इस वक्त जो कैदी नंबर 804 हैं, इनकी अपनी डेलीगेशंस ने कहा कि हमने बहुत सारे अहदाफ हासिल कर लिए हैं, वो उधर से सबूतैश करती जाती थी। तो देखिए बातचीत क्या है, असेंबली में अगर आप 100 दफ़ा आके कहेंगे कि आपके लीडर को रिहा किया जाए तो असेंबली ने नहीं करना है। सीखना चाहिए कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ अदालत ही से मिला है। हमने 1000 बार जिताया भी तो जिनको लोगों ने बुरा कहना है वो बुरा कहते ही रहे, लेकिन आज अदालत जिसने जुल्म किया था वहाँ से आवाज़ आ चुकी है। तो इंसाफ जो है आपको जिस इदारे ने देना है वहाँ से मिलेगा। जहाँ से इलेक्शन कमीशन को आपको इलेक्शन की शिकायत है वो आपको ट्रिब्यूनल से मिलेगा। कहते हैं वो केस अटक जाते हैं। आप तो, चाहते हैं कि तो कोई नई बात है, मैं बताती हूँ। ठीक है कि आज हमारे साथ नहीं है फैसल सोले हयात, और लेकिन जब उनकी रिकाउंटिंग हुई उनके केस में तो जब उनकी काउंटिंग ज़्यादा हो गई तो सारा लपेट के रख दिया गया। इसी तरह जो अब्दुल हकीम बलोच वाले केस में हुआ, इसी तरह फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के सामने जो लड़े थे उसमें हुआ। आज ये कह रहे हैं फॉर्म 45 चेयरमैन को और बहुत सारे लोगों को 2018 के फॉर्म 45 अब तक नहीं मिले। आज तो रिजल्ट दूसरे दिन आ गया था, वहाँ पे चेयरमैन का रिजल्ट 5 दिन रोके रहे थे ये लोग। हमारे सबके पोलिंग एजेंट्स निकाल दिए। तो ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी कि पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाल दिए। KTN को मेरे साथ ही मूव कर रहा था। तो ये जितनी तकलीफ दे बात उस वक्त थी अब भी है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप 2018 में जब आए थे तो ये तो कोई दो राय नहीं है कि ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए थे। आपने खुद कहा कि हमें हर चीज़ चलाने के लिए इवन एक बिल भी पास कराना होता था तो उनको फ़ोन करना पड़ता था। तो आप कौन से इख्तियारात की बात कर रहे हैं? आपका मुल्क जहां आ गया है उसमें सियासत वहां पहुंच गई है कि आप जब तक सारे एक जगह मिलके बैठे नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। नजर ये बताइए कि हुकूमत को अचानक जो मफाहमत के मशवरे दिए जा रहे हैं ये फिर क्यों दिए जा रहे हैं? क्या वाकई बिजनेस कम्युनिटी जो है वो मुल्क की मौशी सूरत हाल को देखते हुए ये बात कर रही है या इस वक्त भी कुछ पीछे चल रहा है? कोई देखिए बाज़ दफ़ा क्योंकि हमारा बिजनेस हब जो है वो कराची है ना, हमारा माशी हब कराची है, और कराची में जो सियासी अनरेस्ट रहा है चाहे वो MQM की शक्ल में रहा हो और MQM और ANP की शक्ल में रहा हो, और फिर लॉकडाउन करने का बड़ा शौक था कैदी नंबर 804 को, उन्होंने भी बहुत कराची को बंद किया है और शाहराहें रोकी हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी की बहरहाल बड़ी बात है कि इतने बुरे हालात में वो अपने पाकिस्तान में सारा सब कुछ लिए खड़े हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 804 मतलब वो ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान मफाहिमत होनी चाहिए। और अगर हम वही बात है कि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है ना, वो कह रहे हैं ताली आप बजा लें खास है, आप आगे बढ़ जाए ना। बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड ये कर रही है वज़ीर आज़म से। कोई उनके लिए बंद तो नहीं है कि उनको ये ना कहा गया हो कि हम आपसे बात करने को तैयार नहीं है। जब वो चोर डाकू से नीचे नहीं उतर रहे। अब तो यही PTI शिकायत कर रही है कि उनको भी घड़ी चोर कहा जाता है, उनको भी यही बातें की जा रही है। ये मेरे भाई हैं और मैंने बड़े मान से मैं कहती हूँ कि मेरा और इनका रिश्ता इस असेंबली का नहीं है। हम बहुत पुराने लोग हैं, एक दूसरे से हमारे बड़े और PTI और पीपल्स पार्टी और PMLN का रिश्ता नहीं, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, ये खुद बताएंगे कि जितना इनकी तरफ से शोर है उसका बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा। बहुत कम रिएक्शन है। अगर वो नारे जो इन्होंने मरियम साहिबा के लिए लगाए हैं वो सिंध में लग जाते, सिंध असेंबली में, मैं देखती जिंदा कैसे वापस जाते हैं। अच्छा दानियाल चौधरी साहब, आप जवाब भी दे दीजिएगा अगर देना चाहें हामिद रज़ा साहब की, लेकिन सवाल मैं ये कर रही हूँ चूंकि भी आपने बाई इलेक्शंस की बात की थी, 8 फरवरी को तो पंजाब के बहुत से शहरों से नून लीग का सफाया ही हो गया था, लेकिन बाई इलेक्शंस में आपने अपनी जीती हुई सीटें भी बरकरार रखी और जो वजीराबाद है वहाँ से PTI की सीट भी आपने छीन ली। तो जो धांधली के खिलाफ इनका बयानिया है, आपकी जीत से आप समझते हैं कि वो कमज़ोर हुआ है या अब ख़त्म हो गया है? देखें, जो ये दोनों बयानिए, इनके 2 बयानिए दफन हुए हैं। एक
जो इनकी पॉपुलर जमात होने का नारा था वो दफन हुआ है। दूसरा इनका जो साथ दफन हुआ है इसके साथ कि 9 मई को 8 फरवरी को धांधली हुई, ये दोनों चीज़ें इसके साथ दफन हुई हैं। और वो इसलिए दफन हुई हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ को समझती है कि जब सऊदी का डेलीगेशन आ रहा है और उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट दी जाती है वो किसके इशारों पे चल रहे हैं। उसके बाद एक इरानियन डेलीगेशन आ रहा है जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा रही हैं चीज़ें। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी में जो हम आइसोलेट होकर चले गए थे, हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, मैशत बेहतर हो रही है, तो लोग जो है अपनी बीमारियों का, चीज़ों का हल चाहते हैं और वो हल जो है वो आपको एक ही जमात दे सकती है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं ना। ये बेशक करें, कह रहे हैं कि 8 फरवरी के धांधली ज्यादा इलेक्शंस थे, मिड टर्म इलेक्शंस होने चाहिए। राना सनाउल्लाह कुछ और बात कर रहे हैं, तो आप तो खुद इनके बयानिए को हवा दे रहे हैं, आप लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। नहीं, हमने किसी के बयानिए को जिंदा नहीं रखा। हम तो कहते हैं कि जो ये झूठा इनको ज़बरदस्ती इनको उठा के सीटें दी गई हैं केपी में और इन्होंने जिस तरह 2 नंबरी की है, इनको आप अभी बाई इलेक्शन कराएं केपी की किसी सीट में, ये अपनी सीट निकाल दें। लोग इनके साथ तंग हैं, लोग इनके झूठे वादों से तंग है, लोग इनकी झूठी बातों से तंग है। और आज पाकिस्तान का जो स्विंग वोटर है वो देखें, सोशल यहाँ 2 मुल्क हैं, एक पाकिस्तान जहां आम आवाम और लोग हैं और एक सोशल मीडिया का पाकिस्तान, जहां सोशल मीडिया के पाकिस्तान में जो अफवाज है हमारी, जो हमारे सिपा सलार है, उनको इन्होंने गद्दार बना दिया। जहां सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, जहां की ये वज़ीर आज़म है वो इनका है, गवर्नर्स इनके हैं और पूरी दुनिया में तकरीबन सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स भी इनके हैं। 2 मुल्क चल रहे हैं, एक सोशल मीडिया का और हकीकत का। जब ये हकीकत में आते हैं तो इनके पास ना ग्राउंड में रियलिटी है, ना स्ट्रेंथ है और ना कुछ और है। और अगर इनके पास होती तो आज ये 50-50 लोगों के साथ सुनामी मार्च और ये आज ये जो क्या नाम है, हक नहीं मिल रहा ना, वो कह रहे हैं जब तक नहीं मिलेगा तो ये सिलसिला जारी रहेगा और आप एहतजाज की इजाजत नहीं दे रहे। हामिद रजा साहब 8 फरवरी के इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा कह रहे हैं, आप बाई इलेक्शंस को भी आप धांधली ज़्यादा कह रहे हैं। सर, ये धांधली जो हुई है, ये जिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जिन इलाकों में आप जीते, वहां धांधली कामयाब क्यों नहीं हुई? मेरी अर्ज सुन लीजिएगा जी। केपीके का तस्करा किया बाई इलेक्शन का, ये 4 दिन पहले केपीके की 4 सीटें, 2 सीटें हम घोड़े के निशान पर जीते हैं, 2 सीटों पे 1 और 2 दोनों पीटीआई के थे। ठीक है, दोनों में से हमने एक को टिकट देना था, दूसरा उसके खिलाफ उड़ा, वो दोनों पीटीआई के और पीटीआई में ही आ रहे, वो 4 के 4 जीते हैं, 4 के 4। नहीं, अभी इन्होंने कहा था ना कि केपीके में भी बाई इलेक्शन करवा लें। धांधली वहां पर अगर किसी कैंडिडेट ने, जेयूआई के कैंडिडेट ने, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने, पीएमएलएल के कैंडिडेट ने को कंप्लेन फाइल की है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। वहां से तो किसी की कंप्लेन नहीं। और नहीं, ये बात भाई, मैं देखे, मेरे एक आर्गूमेंट का अभी तक जवाब नहीं आया कि जनरल इलेक्शन के अंदर मरियम बीबी 23,000 वोट लेके जीते हैं लाहौर शहर की सीट से और हमारा कैंडिडेट 60,000 वोट लेता है बाई इलेक्शन में। किसी पॉलिटिकल वर्कर तो बिठाए ना, और नहीं, कोई डायनामिक्स नहीं होते, ये सारा कुछ वही जो इन्होंने चला। दूसरी बात मैं आपको अर्ज कर दूं, ये कह रहे हैं कि लोगों ने फेल कर दिया, एहतजाज बाहर नहीं निकले, हमने यूसी लेवल पे रखा था। इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मुझे आई स्टिल रिमेंबर, माय फादर वाज पीएमएल अलाइन थे और मेरा भाई कुछ कह इसलिए नहीं सकेगा कि इन देयर गुड टाइम्स व्हेन दे आर इन पंजाब गवर्नमेंट, हम मुशर्रफ का टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद हमने इन्हें छोड़ा था सनाउल्लाह की बदमाशी पे और उसकी दहशतगर्दी पे। मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, जब मियाँ साहब पहली मरतबा वापस आए 100 बंदा नहीं था, जब दूसरी मरतबा वापस आए 200 बंदा नहीं था, जब तीसरी मरतबा वापस आए, जब भाई साहब खुद रिसीव करने के लिए गए थे तो उतने बंदे नहीं थे जितने आज हमारी सिर्फ फैसलाबाद की यूनियन काउंसिलों में निकलते हैं। मकबूलियत का क्राइटेरिया, आप हर चीज के अंदर पॉलिटिक्स लेके आनी है, हर चीज के अंदर आपने किसी बयान को प्रैक्टिकल बनना चाहिए। किसका? ये जो धांधली का मसला है आपका, इस पे आप अभी भी चाहते हैं जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए और अगर नहीं बनता तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तो इस एहतजाज से आप अपने मकासद हासिल कर लेंगे? हम करते रहेंगे, हुकूमत गिरा लेंगे, हम करते रहेंगे, गिरे ना गिरे हमारा कंसर्न नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए, आप सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है। चलिए कैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मैं बड़ा आसान हल किसका निकाल देता हूँ। हम एक कमीशन बना लें, हम अपने फॉर्म 45 और 47 ले आते हैं वहाँ पे, उसको हल करने का सबसे आसान तरीका 10 रुपया फी वोट था में प्रेशन चेक होता है। ठीक, स्टार्ट करें मेरे हल्के से,
ओके, पार्लिमानी कमीशन 2-3 माह लगेंगे। पार्लिमानी मैं कमीशन तैयार हूँ इसके ऊपर, मैं पीटीआई की क़यादत से बात कर लूंगा। 2-3 माह लगेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल से स्टार्ट करें। ठीक है। मैं सारे पैसे देता हूँ, राजा साहब, राजा रियाज साहब पैसे ना दें, मैं पैसे देता हूँ, मुझे साइड पे कर लें। जहां पर हम क्लेमेंट हैं वहां पर थंब इंप्रेशन से वोट चेक करवा लें। ओके, जो रिजल्ट आएगा वो हम तस्लीम कर लेंगे। पार्लिमानी कमीशन ही आप समझती हैं कि ज्यादा बेहतर होगा? हामिद रजा साहब का आपने जवाब सुन लिया है, या आपके ख्याल में हल क्या है, या कोई हल नहीं, हम यही देखते रहेंगे तमाशा? देखिए, मेरे चेयरमैन ने अपनी स्पीच में इसका हल दिया और उन्होंने यही कहा कि मेरा दूसरा इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले भी जो इलेक्शंस थे उसमें हर एक को कंप्लेन है जी। देखिए ना, अभी मौलाना साहब को किससे कंप्लेन है? केपी में। बिल्कुल वहीं पर ही है, लेकिन एहतजाज सिंध में करते हैं। ठीक है, नहीं है ना। इसी तरह मैंने आपको बताया कि 2018 में हमें कितनी कंप्लेंट्स थी। तो देखिए, सड़क पे कभी एहतजाज से हल नहीं निकलेगा। जैसे कहा जाता है कि एक कमज़ोर जमहूरियत जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्टेटरशिप से अच्छी होती है, और कमज़ोर जमहूरियत का सलूशन होता है एक और जमहूरियत। तो ये हमें अपने मामलात असेंबली में ही बैठ के ठीक करने हैं। लेकिन लॉन्ग मार्चेस तो आपने भी किए ना, बिलावल भी लॉन्ग मार्च देखिए, लॉन्ग मार्च की जाती है, कोई बात नहीं। मैं तो कहा ना, हर चीज़ जो कानून और आइन के दायरे में, मैं उसकी मुखालफत नहीं करती। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैंने पहले भी मिसाल दी कि हमें इंसाफ अदालत से ही मिला ना। तो अगर हम बदलना चाहते हैं तो सड़क पे नहीं बदला जा सकेगा कुछ, हमको बैठ के असेंबली में बदलना होगा। आप बेशक एहतजाज करें, कश्मीर पे भी आप एहतजाज करते थे आधे घंटे खड़े होने का, तो कश्मीर से बड़ा तो नहीं हो रहा ना जुल्म यहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ आइए, लेजिस्लेशन करते हैं। वो वहाँ लेजिस्लेशन के अलावा बाकी सब कुछ ही हो रहा है जो होना चाहिए, जिसलिए पार्लियामेंट है, उसके अलावा होगा सब। जरा इनकी भड़ास निकलवा। अच्छा, ये गवर्नेंस की तैनाती क्यों नहीं हो पा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और पंजाब में? क्या इशू है? कोई कंफ्यूजन है? मुझे तो नहीं पीपल्स पार्टी सुना नदीम अफजल चंद को पंजाब में बनाना चाहती है, लेकिन नून लीग कह रहे हैं कि उसकी हामी नहीं है इस बात की। नहीं, और फिर कमर जमान खैरा साहब का भी नाम आ रहा है, रब्बानी खर का भी आ रहा है। अगर क्या कहते हैं किसी अपर लेवल पे कुछ चल रहा है, मेरी नॉलेज में। सिंध का पता है आपको? सिंध में भी दो नाम आ रहे हैं, एक तो मकबूल बाकर साहब का आ रहा था, फरूक नसीब साहब का भी शायद नाम सामने आया है। अच्छा, अब देखें किसके नाम कुरा खुलता है। ये बहुत अपर लेवल की बात होती है पार्टी में, मैं वहाँ नहीं हूँ। ठीक जी, दानियाल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, बहुत जल्द इंशाल्लाह नाम आ जाएंगे गवर्नेंस के इंशाल्लाह। सारे ये चारों सूबों में जिनकी हम बात कर रहे हैं, चारों सूबों में। राइट। अच्छा, टाइम खत्म हो गया। सिर्फ हामिद रजा साहब, एक बात, हमारे यहाँ कसम की बड़ी अहमियत होती है, तो अगर कोई कुरान की कसम उठाकर कोई बात करे तो क्या आप उस पर एतबार करेंगे? मैं तो बस ये तो मुसलमान, मुझे करना चाहिए। बाजवा साहब जो कस्में उठा के बात कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर एतबार है या नहीं है? पहला जवाब तो बड़ी जल्दी दिया था। नहीं, मेरे लिए लाजिम है कि मैं एतबार करूं उनकी इस बात का। उनके कुछ कंडक्ट ऐसे हैं जो मेरे सामने, जिसका मैं हिस्सा था, जो मेरे सामने हुए हैं, आई वॉज पार्ट ऑफ इट। मैं वो नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। इसके बावजूद अगर उन्होंने कसम खाई है तो बहसीयत मुस्लिम मामला खत्म। फिर कसम खा ली ना कि मैं किसी भी मामले में वो शरीक नहीं था जो खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं, मियां साहब को भी बाहर भेजने में किरदार नहीं था। हमें क्या पता कसम कहाँ पे खाई है, किसके सामने खाई है, किस तरह खाई है। हमारे सामने बैठ के खाएंगे तो फिर मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ। मैं बीइंग मुस्लिम, मेरे लिए कुरान आखिरी चीज़ है। अगर कोई कुरान पे कसम खाए, ये उसका फेल है कि वो झूठी खाएगा या सच्ची खाएगा, अल्लाह उसको उसका अजर देगा या सजा देगा। मेरे लिए बस ये तो मुसलमान, उसकी बात पर यकीन करना लाजिम है। कसम मेरे सामने उन्होंने नहीं खाई। हामिद रजा साहब, दानियाल चौधरी और शैला रजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।